नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या हमारी मल्टीपल डिज़ायर्स है जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या एक्चुअल रीज़न है कि हम क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, जबकि हमने इतना ट्राई कर लिया, सारी टेक्निक्स कर ली, सब कुछ करके देख लिया, स्टिल वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करना है अपनी लाइफ में। और ये अब्राहम हिक्स का तरीका है और मैं खुद भी मेरी लाइफ में यही फॉलो करता हूँ, जिसमें अब्राहम हिक्स कहती है कि हर एक एस्पेक्ट के दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी पहलू हम एस्पेक्ट को बोलते हैं कि हर पहलू के दो पहलू होते हैं। एक ही जगह पे कोई चीज़ हम चाहते हैं और कोई चीज़ हम नहीं चाहते हैं, और हमारा फोकस जिस साइड पे होता है वो साइड हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। जैसे मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है लेकिन मैं जॉबलेस नहीं रहना चाहता, ये दोनों सेंटेंसेस में हो सकता है कि अंतर ज़्यादा ना हो, लेकिन वाइब्रेशनली अगर आप देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। मुझे जॉब चाहिए, ये आपके वांटेड साइड में आपको रखता है और आपको मैनिफेस्टेशन की ओर लेकर के जाता है। मैं जॉबलेस नहीं रहना चाहता, ये वाला सेंटेंस आपको वाइब्रेशनली इतना अपोजिट कर देता है कि आप अपनी जॉब से दूर चले जाते हो। या आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो और उससे आप जॉब मैनिफेस्ट करने वाले हो, तो आपकी डिज़ायर है कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है और उसे पास करना है, तो आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, इस बात पे नहीं कि मैं फ़ेल नहीं होना चाहता। और सेंटेंस पे इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि मेरे पास एक अटैम्प्ट है इस चीज़ को ट्राई करने का, इस पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा बस लास्ट अटैम्प्ट बचा है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, ऐसे में आप नहीं कर सकते। तो ये दो वाइब्रेशनल डिफरेंस हो जाता है, जो एक साइड आपको अलाइनमेंट पे लेकर जाता है और दूसरी ही तरफ आपको रेजिस्टेंस पर लेकर के जाता है। और अब्राहम इस जगह पे कहती हैं कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। यानी ये जो मैंने आपको बातें बताई ये सिर्फ शब्द है, और ये आपको सिर्फ बता सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है। आपको इसे करना कैसे है वो आप अपने एक्सपीरियंस से हमेशा समझते हो। इसके लिए पहला जो स्टेप अब्राहम देती है वो ये कहती है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखो कि आप अपनी लाइफ में हर एक सब्जेक्ट में देखो कि आप किस जगह पे क्या सोचते हो और क्या फील करते हो, और उस जगह पर आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है या क्या हो चुका है। और जब आप उस चीज़ को देखना स्टार्ट करोगे और उसको समझना स्टार्ट करोगे और आप एक रिलेशन बना लोगे जहाँ पर आप ये समझने लगोगे कि आप क्या फील करते हो, क्या सोचते हो और उससे क्या मैनिफेस्ट होता है, तो आप चेंज करने के लिए केपेबल हो। अब जैसे मैं आपको मेरे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ। जब मैं अपने कॉलेज में गया था तो कॉलेज में जाने की मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं थी मेरी। मैं जाना चाहता था, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहता था, और उसके लिए मैं मेरे सिटी के बेस्ट कॉलेज में मैंने एडमिशन भी लिया था। और कॉलेज भी उस समय ऐसे होते थे कि जहाँ पर अटेंडेंस उतनी मैंडेटरी नहीं होती थी, तो बस ऐसा होता था कि आप कॉलेज जाओ या ना जाओ, बस एग्ज़ाम दे दो, अब बाहर अपने ट्यूशन से आप अपनी पढ़ाई कर लो, पास हो जाओ, यही आपकी एजुकेशन है। तो इस तरीके का वैसा होता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे कॉलेज में कहीं जाऊँ। तो मैंने ऐसा कॉलेज चूज़ किया था जहाँ पे यूनिफॉर्म भी होती थी और जहाँ पे हमारा अटेंडेंस मैंडेटरी भी होता था, और मैं डेली बेसिस पे कॉलेज जाता था और पढ़ाई पे अपना फोकस करता था। और उस वक्त मैं जाता था बॉक्सिंग सीखने, मैं बॉक्सिंग सीखा करता था उस समय। जो स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, लेकिन एक टाइम आया जब कॉलेज के टाइमिंग्स की वजह से, यानी टाइमिंग्स कुछ चेंज हुए, उसकी वजह से मैंने बॉक्सिंग को क्विट कर दिया कि मैं बॉक्सिंग बाद में कर लूँगा, पहले मैं अपना 12 एटलीस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उसके लिए जब मैंने बॉक्सिंग क्विट कर दी और अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगा, तो किसी रीज़न से मेरा कॉलेज बंद हो गया। और जब कॉलेज बंद हुआ तो सबसे पहला इंसान मैं ही था कॉलेज में जिसने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। यानी हमारा बैच जो था वो लास्ट बैच था, हम 11 में थे, 11 में हमारा कॉलेज बंद हुआ, तो हमारे बैच को वो कंप्लीट करके ही कॉलेज पूरा टोटली बंद होता, जो कि बाद में हो भी गया था। लेकिन मुझे उस बात का इतना गुस्सा आया था कि मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी इस कॉलेज के लिए, और इस कॉलेज की वजह से मेरी पढ़ाई भी देखा जाए तो बिगड़ गई। उसके बाद मैं गुस्से में क्या किया कि वहाँ से निकल करके मैंने वैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ पे क्लास लेना भी मैंडेटरी नहीं होता, यूनिफॉर्म भी वहाँ के कुछ नहीं होते, ना ही वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है, ना ही वहाँ पे टीचर्स भी आते। तो कहाँ सबसे मैं बेस्ट कॉलेज में हुआ करता था, और उसके बाद में मैं वैसे कॉलेज में चला गया जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। और वहाँ पर पढ़ाई को लेकर के, खुद को लेकर के जो मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हुई वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ती गई कि मेरी इच्छा थी मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करूँ, ग्रेजुएशन तक एटलीस्ट। और ग्रेजुएशन के बाद मैं सोचता था कि एमबीए कर लूँगा, लेकिन इतनी रेजिस्टेंस मेरे अंदर भरी हुई थी उस चीज़ को लेकर के कि मेरी बॉक्सिंग छूट गई या मेरा कॉलेज छूट गया, अब मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी, तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा कोसता ही रहता था। कॉलेज के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ हमेशा बकवास करता ही रहता था। तो ऐसे में क्या हुआ, 12 तो मेरा क्लियर हो गया किसी तरीके से। और जब मैं ग्रेजुएशन में इंटर हुआ तो ग्रेजुएशन में मैंने जब अपना एडमिशन लिया बीकॉम पार्ट 1 के लिए, और क्योंकि वो वैसा कॉलेज था जहाँ पे जाना नहीं पड़ता था आपको
पढ़ाई करने के लिए, आप बस एग्ज़ाम देने जाओ, वैसा वाला सीन होता था। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम देने की बारी आई और मैं एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे हो गया डेंगू। 2 एग्ज़ाम मैं दे चुका था अकाउंट्स और ऑडिटिंग का, और तीसरे एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे ऐसा फ़ीवर हुआ कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद 6 अगस्त, मुझे याद है 6 अगस्त 2016 या 17 था, 6 अगस्त को फ्रेंडशिप डे था, उसी दिन मुझे डेंगू हुआ था और 15 अगस्त को मैं जाके रिलीज़ हुआ था हॉस्पिटल से, और एडमिट मैं हुआ हूँगा शायद 8 तारीख को। और इस बीच में मेरे सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे, यानी एग्ज़ाम ओवर हो चुके थे, मैं नहीं दे पाया था। अब एक्चुअल में आप देखो तो रेजिस्टेंस किस तरीके से आप चीज़ को खींच लेती है आपकी लाइफ से, कि मैं पढ़ने को रेडी हूँ, मैं क्लासेस लेने को भी रेडी हूँ, मैं ट्यूशन करने को रेडी हूँ, मैं एग्ज़ाम देने को रेडी हूँ, लेकिन मेरे अंदर कॉलेज को लेके या पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं चाहते हुए भी उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाया। अगर मैं दिया होता वो एग्ज़ाम तो ईजिली मैं पास करता, ये चीज़ का मैं कॉन्फिडेंट था। लेकिन जितनी रेजिस्टेंस मैंने अपने अंदर भर रखी थी वो निकलनी ही थी। उस समय मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता ही नहीं था। तो इस तरीके से हुआ था कि मैं चाहकर भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ तो फिर मैंने पता किया तो ऑब्वियसली है कि मैं फ़ेल होने वाला था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो मैंने कॉलेज में बात की कि मुझे अगले साल फिर से एग्ज़ाम देना है। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे थे हमारे कॉलेजेस में। तो पहले जहाँ पर सिर्फ वो एक एग्ज़ाम हुआ करता था, फिर अगले साल से वहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होने थे। तो क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था उस कॉलेज से बहुत ज़्यादा, तो मैं बस जाके एक बार सर से पूछा था जिन्होंने मेरा एडमिशन लिया था वापस से, और उनको मैंने कहा था कि ऐसी ऐसी बात है, मैं बीमार था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, अब मुझे री एग्ज़ाम देना मिलेगा या फिर मुझे जस्ट अगला साल का एग्ज़ाम देना है। और मैंने सेमेस्टर वाइज की बात की थी, उनसे पूछा था। लेकिन पता नहीं कन्फ्यूज़न में मुझे वो बात समझ में भी नहीं आई, क्योंकि आप रेजिस्टेंस में होते हो तो यही चीज़ होती है कि एक्चुअल में मुझे भी सेमेस्टर का फॉर्म भरना था, क्योंकि मैं टोटली वापस से न्यू स्टूडेंट हो चुका था बीकॉम पार्ट 1 का। और मैं पहले वाले तरीके से चलने की कोशिश कर रहा था कि कोई बात नहीं, इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो अगले साल दे दूंगा। अब उसके बाद मैं पूरे साल ट्यूशन पढ़ता रहा। अगले साल जब एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम देना नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 सेमेस्टर निकल चुके थे और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो चुके थे। और जैसा कि मैंने बताया कि वो कॉलेज वैसा होता था कि वहाँ जाना भी नहीं पड़ता था, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं थी। तो ऐसे में कॉलेज में कोई दोस्त नहीं था, कोई जान पहचान का नहीं था उतना जो बता सके कि ऐसी वैसी चीज़ें अब होने लगी है। तो उस टाइम पे फिर जाकर मैंने अपनी स्टडीज़ को क्विट किया, यानी ड्रॉप आउट लिया। और उस वक्त तक मैं बोलूँगा वो डिप्रेशन वाला जो फेज़ था मेरी लाइफ का, वो स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो मैं बहुत जल्दी इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो जाता था, और ऐसा मुझे अंदर से फील आता था कि अगर मैं कॉलेज में रहा तो किसी न किसी को पकड़ के मैं बहुत बुरा पीट दूंगा, क्योंकि वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन इतना अंदर भरा हुआ था कि मैं नहीं चाहता था कि किसी पर्सन के ऊपर वो चीज़ निकले। क्योंकि ये ऐसे ओवर के बोलूँगा झगड़े आपके लिए भी नुकसानदायक होते हैं, सामने वाले के लिए भी होते हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो इन चीज़ों में फिर आप खुद समझ सकते हो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं घर पे ही रहना स्टार्ट करूँगा। मैंने कॉलेज जाना टोटली छोड़ दिया, पढ़ाई पूरी छोड़ दी। बस ये था कि मैं अपने घर में बैठ के बुक्स पढ़ता था। जितनी मेरे पास बुक्स होती थी सेल्फ हेल्प की, मैं एक एक करके पढ़ता चला जाता था। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये होता है रिलेशन, उस चीज़ का समझना कि उस वक्त मैं क्या सोचता था, क्या फील करता था, और उस जगह पे मेरी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हुआ। और वहीं अच्छा जहाँ पर मैं देख रहा था कि भले मेरे माइंड में ये चीज़ होती थी और इस तरीके से मेरे सेंटेंस चलते थे कि भले मैंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया, भले मैंने अपने बेसिक एजुकेशन नहीं कंप्लीट की, लेकिन मेरी पढ़ाई कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगी। मैं भले कॉलेज नहीं जाऊँगा लेकिन मैं पढ़ूँगा ज़रूर। मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास नॉलेज हमेशा भरपूर रहेगी, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ूंगा। और मैं घर पे वही करता था, बुक्स ही पढ़ता रहता था। अब इस कॉन्शियस रिलेशन को अगर मैं देखूँ तो उस समय मैं देखता था कि रेजिस्टेंस कितनी थी मेरी पढ़ाई को लेकर के, मेरे कॉलेज को लेकर के, कि वहाँ मैं बुक्स खोलता था, मेरा सर दर्द होने लगता था। कभी मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं अपनी अकाउंट्स की बुक ओपन करके बैठ जाता था, 2 मिनट में नींद आ जाती थी। और वहीं मैं अगर कोई अपनी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा होता था, उसको मैं 1-1 घंटे, 2-2, 3-3 घंटे, एक बार में 40-50 पेज आराम से पढ़ लेता था बिना थके, क्योंकि इस जगह पे मैं एंजॉय करता था। अब यहाँ पे कॉन्शियस रिलेशन समझो तो कॉलेज की पढ़ाई को लेकर के मेरा रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि वहाँ मैं एक्शन ले नहीं पाता था, वहाँ पढ़ नहीं पाता था। अगर लेने की कोशिश भी करता था तो रेजिस्टेंस ऐसा खींचती थी जैसे मुझे बीमार करके वापस हॉस्पिटल में डाल दिया। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 15 अगस्त वाले दिन मैं रिलीज़ हुआ, और 15 को भी रिलीज़ नहीं हुआ था, क्योंकि 15 को इंडिपेंडेंस डे हमारा होता है, तो 16 तारीख को मुझे छुट्टी मिली थी। तो वो बहुत ऐसा फेज़ था ना, जब मैं आज सोचता भी हूँ ना तो कई बार हंसी भी आती है कि मैं कैसा था उस समय। लेकिन बोलोगे तो वो रिलेशन मैं बेसिकली समझ पाया कि उस वक्त मेरा माइंड उस जगह पे इतना फ्रस्ट्रेट रहता था, मेरे माइंड में स्टोरीज चल रही होती थी हमेशा कंप्लेंट्स की। मैं हमेशा ब्लेम कर रहा होता था कॉलेज वाले को, पुराने कॉलेज को, न्यू कॉलेज को जहाँ पर था।
अथॉरिटीज़ को, हर चीज़ को ब्लेम ही करता रहता था। और ऐसे में सिचुएशन में एट द एंड निकला कि एग्ज़ाम देने के लिए मैं रेडी था, सब कुछ रेडी था, लेकिन क्या था, एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया क्योंकि रेजिस्टेंस वैसी बन गई उस जगह पे। वहीं दूसरी तरफ मैं जब घर में रहता था, अपनी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। और एक चीज़ और मेरे माइंड में हमेशा चलती रहती थी, जो जब मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी तो एक चैनल उस समय स्टार्ट हुआ था, सीकन। आज वो चैनल काफ़ी ग्रो कर चुका है, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनकी उस समय चैनल की स्टार्टिंग हुई थी, 2 वीडियोज़ उन्होंने बनाई थी, एक थिंक एंड नहीं थी, एक थी रिच डैड पुअर डैड और दूसरी थी स्टीफन आर कोवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बुक पढ़ना। और सीकन ने ही स्टार्टिंग में ये चीज़ कही थी कि अगर आप बुक्स पढ़ते रहोगे तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे, क्योंकि दुनिया के हर एक सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में बुक्स पढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस मेरे माइंड में रहता था कि मैं बुक्स पढ़ता रहूँगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। और वहाँ से अगर मैं ये कॉन्शियस रिलेट करता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ, यहाँ पे मेरे माइंड की जो स्टोरीज थी वो चेंज हो चुकी थी। मैं बुक्स को लेकर के पॉजिटिव था, मैं बुक्स को लेकर के मेरा माइंडसेट अच्छा था, मैं उसमें बिलीव कर पा रहा था कि अगर मैं बुक्स पढ़ता रहूँगा तो मैं सक्सेसफुल ज़रूर बनूंगा। तो मैं क्या करता था, एक के बाद 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 बुक्स पढ़ता ही जाता था। ऐसे करते करते फिर 100 से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ ली। और उसके बाद जाके अब्राहम मुझे मिले। अब्राहम जब मुझे मिले तो उनकी बुक पढ़ने के बाद मैंने देखा कि जो मैंने 100 किताबों में पढ़ा वो 100 में कुछ नहीं था जितना एक अब्राहम की किताब में है। एक अब्राहम की किताब ने मुझे जितना मेरी लाइफ में वैल्यू दी उन 100 किताबों ने नहीं दी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो 100 की 100 किताबें खराब थी। बस ये था कि स्टार्टिंग में मेरा माइंड बस इतना कहता था कि मैं बुक्स पढ़ता रहूँगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा। तो मेरा माइंड उस समय वही बोलता था, तो मेरा एक्शन वही होता था कि मुझे बस बुक्स पढ़नी है, समझना नहीं है, समझने से कोई मतलब नहीं है, फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है, बस बुक्स पढ़ते जाना है, क्योंकि बुक्स पढ़ोगे तो सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। ये माइंड मेरा स्टोरी रिपीट करता था। तो यहाँ मैं ये एक्शन लेता था और वो नेचुरली होता था, मैं बुक्स ईजिली पढ़ पाता था। और वो बुक्स पढ़ने से सक्सेस मिलती है, वो चीज़ मेरी लाइफ में रियलिटी हुई, क्योंकि बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे अब्राहम मिली और अब्राहम को पढ़ के फिर मुझे ये चैनल मिला। या बोलूँगा चैनल तो मेरा पहले बन चुका था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन अब्राहम को फॉलो करने के बाद मैंने उनकी टीचिंग्स जब डालना स्टार्ट की तब मेरा एक्चुअल में चैनल ग्रो हुआ। तो ये कॉन्शियस रिलेशन आपको अपनी लाइफ में बनाना है, अपनी लाइफ में देखना है कि आप क्या किस जगह पे कैसे बात करते हो और उस जगह पे क्या मैनिफेस्ट होता है। आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से जब समझ में आ जाएगा तो आप चेंज कर पाओगे। तो अब ऐसे में अब्राहम कहती है कि जब तक आप अबंडेंस वाली बात नहीं करोगे, जब तक आप वो जो चाहते हो उसके बारे में बात नहीं करोगे, तो अनजाने में ही जो आपका माइंड है वो इस तरह की बातें करेगा जो आपकी लाइफ में वो चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा जो आप नहीं चाहते हो। जैसे अब्राहम कहती है सब्जेक्ट 2 ही है, जैसे एक साइड अप्रिशिएशन है तो दूसरी साइड क्रिटिसिज्म है। आप जिस साइड में हो आप वही साइड अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। अब जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज की जैसे मैंने स्टोरी आपको बताई तो आपको ऑलरेडी पता है उस जगह पे अप्रिशिएशन का ए भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ क्रिटिसिज्म था, ब्लेम था, फ्रस्ट्रेशन थी, स्ट्रेस थी, एंग्जाइटी थी। और वैसी जगह पे वैसी ही चीज़ें निकलने वाली थी और वही हुआ था मेरी लाइफ में। लेकिन वही अपोजिट अगर आप देखो बुक्स पढ़ने में, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने में, वहाँ पर मेरे माइंड की स्टोरीज कितनी चेंज थी। वहाँ पे मैं कितना अप्रिशिएट करता था कि बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं, बुक्स पढ़ने से क्या होता है। तो माइंड नेचुरली इस चीज़ में होता था। तो क्या था कि एक तरफ देखा जाए तो पढ़ाई दोनों ही है, एक कॉलेज की है, कॉलेज में मैं बुक खोलते ही सो जाता था और नींद नहीं आती थी तो नींद लाने के लिए मैं बुक ओपन करता था कि बुक ओपन करते ही नींद आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के लिए रात रात भर भी जाग जाता था कई बार। द सीक्रेट बुक जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो 3 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया था। वैसे एवरेज मेरी होती थी मैं 1 हफ्ते में कोई भी बुक कंप्लीट कर लेता था, लेकिन 3 दिन में सबसे पहले मैंने उस बुक को कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर देखोगे कि बुक ही है, बुक पे ही बात हो रही, पढ़ाई पे भी बात हो रही है, लेकिन वाइब्रेशंस कितनी अपोजिट है। कॉलेज वाली में पूरा रेजिस्टेंस भरा हुआ है क्योंकि उसमें मैं क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म दिए जा रहा था हर चीज़ का, और यहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प बुक्स में मैं अप्रिशिएट कर रहा था कि कितनी अच्छी है ये बुक्स। सीकन की वीडियोस को देख के, उनके चैनल को सुन के, उनकी समरीज़ को देख के, बुक्स वापस खरीद के इतनी पढ़ी, तो बुक्स के लिए अप्रिशिएशन बढ़ता गया। अब एट दी एंड वो मैनिफेस्टेशन में रियलिटी बनकर आपकी आंखों के सामने है जो मैं बोल रहा हूँ इस चैनल पर। और जब सीकेन ने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो वो बुक समरीज बनाते थे, वो ऑडियो ही उनकी होती थी और वीडियो में वो जस्ट क्या था, वाइट बोर्ड एनिमेशन करते थे। तो मैं सोचता था कि मैं भी कभी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो फेसलेस ही रखूंगा, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अब एडिटिंग करने में मुझे जो टाइम लगता है वो मुझे पसंद नहीं आता, बस इसीलिए मैं एडिटिंग नहीं करता। अदरवाइज़ जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में एक और चैनल बनाया था, ये चैनल नहीं था, इससे बहुत पहले एक चैनल बनाया था, उसमें एक वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी, किसी दूसरे चैनल से मैंने वीडियो देखी थी, उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बनाया था और उसके ऊपर वाइट बोर्ड एनिमेशन किया था। तो फिर बाद में मैंने वो चैनल भी डिलीट कर दिया था।
लेकिन फिर जब अब्राहम आए और उसके बाद अब्राहम के आने के बाद जो मेरे माइंड की स्टोरीज़ का मैंने समझा कि हाँ एक्चुअल में इसको चेंज करके कैसे आप चीज़ कर सकते हो। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जब मुझे पता चला था, जब से मैंने मनी अर्न करना स्टार्ट किया था, तब मैंने बुक पढ़ी थी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उस बुक में मैंने इस चीज़ को समझा था कि हमारे माइंड में जो स्टोरीज चल रही होती है उसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, और हम स्टोरीज चेंज करेंगे अपने माइंड की, हमारी रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो उसको चेंज करने के लिए अब्राहम ने यही बोला था कि पहले आप ये कॉन्शियस को रिलेशन बनाओ कि आप समझो कि आपकी लाइफ में क्या है और क्यों है, आप किस जगह पे अच्छा है, किस जगह पे बुरा है, और किस जगह पे आपका माइंड किस तरीके से बात करता है। आपको हमेशा दिखेगा कि आप जैसा बात करते हो, जैसा फील करते हो, वैसा मैनिफेस्ट करते हो। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आप चेंज ला पाते हो। तो जब मैं पास्ट में जा कर के अपनी अच्छी और बुरी चीज़ों को देख रहा था, वहाँ पे अपने माइंड को नोटिस कर रहा था, तो मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में मेरा माइंड इसी तरीके से बात करता है। और जैसा अब्राहम कहती कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। तो जब अब्राहम ने कहा कि इस तरीके से रियलाइज़ करो कि कैसे आप सोचते हो, कैसे आप मैनिफेस्ट करते हो, तो जब मैंने ये चीज़ की तो हाँ मेरे मन ने ये बिलीव कर लिया, ये एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ हमेशा से ऐसा ही होता है। करंट रियलिटी में देखो उस वक्त भी वैसा ही हो रहा है कि कैसा मैं फील कर रहा हूँ, कैसा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरी लाइफ में। अब अब्राहम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था, अब अब्राहम आ गए सेकंड पार्ट पे, और उन्होंने कहा अब अपने माइंड की स्टोरीज़ को चेंज करो। और ये वादे के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मन में सिर्फ ये इंटेंशन रखते हो कि मेरे माइंड में चल रही स्टोरीज़ को मुझे कंटिन्यूसली चेंज करना है, और जितनी स्टोरीज़ है मैं सभी स्टोरीज़ को चेंज करने पे फोकस करूँगा, तो आपकी लाइफ में आप इमीडिएटली बहुत अच्छे चेंजेस ला सकते हो कंटिन्यूस वर्क के साथ। तो ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए परेशान नहीं हो जाना है। आपको जस्ट ये देखना है कि आपकी लाइफ में सारी स्टोरीज उसी तरीके से चलती है। तो ओवरऑल क्यों ना आप इस चीज़ को सीख ही लो कि माइंड की स्टोरीज को चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हर जगह सेम होगी। आपको पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, या अबंडेंस या लैक, या अबंडेंस या क्रिटिसिज्म, या अप्रिशिएशन या क्रिटिसिज्म, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा था वैसा ही हर जगह पे मिलेगा। जहाँ क्रिटिसिज्म है, जहाँ ब्लेम है, जहाँ कंप्लेन है, वहाँ वो चीज़ें मिलेंगी जो आप नहीं चाहते हो। जैसा मैं नहीं चाहता था मेरा कॉलेज छूट जाए, मैं चाहता था मेरी पढ़ाई हो, लेकिन सेंटेंस जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई छूट जाए, और एट दी एंड छूट गई क्योंकि मैं उस वाइब्रेशन में था। और मैनिफेस्टेशन कर करके एक्चुअल में मैं बोलूँगा बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। तो अब्राहम की टीचिंग्स में ये चीज़ जब मुझे पता चली कि हाँ मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसी के बारे में बात करके उसको मैनिफेस्ट करो। टॉपिक आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अब्राहम लिखने की बात करती है अपनी स्टोरीज़ को चेंज करने के लिए। अब ये वीडियो में अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो मैं उसकी आपको लिंक में दे दूंगा, मतलब कमेंट में दे दूंगा, उसकी लिंक आप देख सकते हो वहाँ से। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट करते हो तो आप अपने माइंड की स्टोरीज़ को चेंज करना स्टार्ट करते हो। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने मनी का टॉपिक लिया था, और लिया इसीलिए था क्योंकि वो एक तो इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और दूसरा वो इंजॉयबल भी था मेरे लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको भी किया था, और चेंजेस भी मैं काफ़ी लाता था, क्योंकि अब्राहम जैसा कहती कि आपको ओवरऑल पूरा चेंज करना है, कि माइंड में चल रही हर स्टोरीज़ को चेंज करना है। तो मैं अपने मनी की स्टोरी को समझा था कि हाँ ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव करना है। उसके अलावा मैं अपने इंडियन आर्मी पे लिखता था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अपने घर पे लिखता था, अपने सिटी पे लिखता था, अपनी कंट्री पे लिखता था। तो इस तरीके से टॉपिक्स चेंज कर करके लिखता था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसा अब्राहम कहती है कि आपको सिर्फ उन पे नहीं लिखना है कि जो इसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आपको उसमें भी लिखना है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, जिस पे आप लिख पाओगे और उस जगह पे आप और अच्छा कर पाओगे, और उससे आप इंस्पायर होंगे उस चीज़ के लिए भी जहाँ पर आप उसे और अच्छा करना चाहो। जैसा रेजिस्टेंस था मेरे मनी में, तो मनी में मैं लिख लेता था, लेकिन जहाँ चीज़ें बेटर थी, जैसे मैं अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोचता हूँ या फील करता हूँ, अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में अच्छा सोचता हूँ फील करता हूँ, या इंडियन आर्मी के बारे में, तो इनके बारे में जब मैं लिखता था पॉजिटिव चीज़ें, तो मेरे अंदर से वो बूस्ट और आता था, वो इमोशंस और अच्छे से आते थे, अबंडेंस वाले, खुशी वाले, हैप्पीनेस वाले, ग्रैटिट्यूड वाले। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेरी फीलिंग्स में इतना बूस्ट आ जाता था कि जो चीज़ें दबी हुई होती थी साइड में, जो पुरानी जैसे रिलेशनशिप है कोई, या कोई चीज़ लाइफ में ख़राब चल रही है, तो उसके बारे में भी लिखने की इच्छा हो जाती थी। तो फिर मैं उसके बारे में भी लिखता था, इमीडिएटली वो चेंजेस मुझे दिखने लगते थे। क्योंकि ओवरऑल मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं था कि मुझे सिर्फ मनी चाहिए मेरी लाइफ में, वो तो चाहिए ही था, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं इतनी चीज़ों पे फोकस कर रहा था ताकि मेरे माइंड की पूरी स्टोरीज चेंज होती रहे। तो वो चीज़ जब मैंने करनी स्टार्ट की तो मेरी लाइफ में उसका इम्पैक्ट बहुत फास्ट और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से दिखने लगा, और तब से लेकर आज तक मैं ये चीज़ करता आया हूँ। अगर कभी मुझ में भी डिप आता है, मैं ये चीज़ 100% एकदम अच्छे से कहता हूँ, कभी छुपाता नहीं हूँ कि ये चीज़ है मेरी लाइफ में भी। कई बार मैं भी रेजिस्ट करता हूँ, कई बार मैं भी कंप्लेंट्स करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसको चेंज किया जाता है, और इस चेंज करने को पिवटिंग कहते हैं,
कि आप क्रिटिसिज्म में हो, क्रिटिसिज्म से उठा करके खुद को आप एप्रिशिएशन में ला रहे हो, तो ये पिवटिंग है। और जब जब मैं अपने आप को रेजिस्ट होते हुए देखता हूँ या क्रिटिसिज्म में जाते हुए देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरी लाइफ में वो चेंजेस इफेक्ट दिख रहे हैं नेगेटिव साइड में, लेकिन जब मैं उसको चेंज करता हूँ तो वापस से वो पॉजिटिव साइड में भी दिखते हैं उतने ही तरीके से। क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स जो है वो एकदम कंसिस्टेंट है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जैक्टली आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। और रिसेंटली जब मैंने माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ भी बनाना स्टार्ट किया तो उसका भी पर्पज़ यही था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखता हूँ, पिवटिंग करता हूँ, और इन तीनों चीज़ों को मैंने कंबाइन कर दिया मेरी माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ में। कि जो चीज़ें मैं क्लासेस में अगर बताता हूँ तो डेली बेसिस पे मैं सेम चीज़ बताता हूँ कि मेडिटेशन करो, ये करो, इस तरह से अपना माइंड सेट रखो, ये चीज़ें बोलो, ये चीज़ें सोचो। तो वो चीज़ यूनिवर्स ने मुझे दी कि क्यों ना माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बना लो, जो जो तुम्हें बोलना है, जो जो तुम्हें कहना है, जो जो माइंड में थॉट रखने हैं, उसको एक बार में एक ऑडियो में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद डेली उसको सुनो। उसको इतना सुनते जाओ कि वो चीज़ आपके माइंड की रियलिटी बन जाए। आपका माइंड जब हर बार उसी चीज़ को सुनेगा तो खुद भी वही बोलना स्टार्ट करेगा, वही बोलना स्टार्ट करेगा तो वही फील करना स्टार्ट करेगा और वही मैनिफेस्ट करेगा। तो इसके लिए मैंने माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो से स्टार्ट की थी और अभी भी है। तो स्टार्ट इसीलिए की है कि उस जगह पे मैं यही चीज़ करता हूँ कि वो डिफरेंस नहीं है। कई बार लोग समझ लेते हैं ना कि ये चीज़ डिफरेंट है। ये चीज़ जस्ट मेरे एक क्वेश्चन का आंसर है जो मैं चाहता था कि कुछ इजी मेरी लाइफ में इस चीज़ में समझ में आए। क्योंकि मैं डेली एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। क्लासेस की बात कर रहा हूँ और उस जगह पे मैं भी बोर हो जाता हूँ, स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते थे। तो इसलिए एक ऑडियो बनाओ, एक ऑडियो में सारी बातें बोल दो, एक पर्सन उसको डेली बेसिस पे सुनेगा, उसका माइंड रिप्रोग्राम होगा, वो अपने तरीके से बात करेगा, उसके माइंड की स्टोरीज चेंज होगी, स्टोरीज से उसकी फीलिंग चेंज होगी, उससे उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेस चूज़ करना है। तरीका यही है कि माइंड में चल रही स्टोरीज़ को चेंज करना है। प्रोसेस आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो भी प्रोसेस आप चूज़ करो उसको लॉन्ग टर्म तक किया जाता है, लंबे समय तक। और इसका पहला तरीका यही है कि सबसे पहले कोरिलेशन बनाना है, देखना है कि कहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, और फिर उसको चेंज करना है। और तरीका आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आप तरीके में सब्लिमिनल या फिर माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो चूज़ करना चाहते हो तो आप मुझसे वो पर्सनली बनवा सकते हो। और उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।